Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Okta Headroad Chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने एंड किया था चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 3 है बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ द फेडरल बोर्ड। इसका चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। और इन टॉपिक्स में से कौन कौन सी फॉर्मेटिव है और कौन कौन सी समेटिव है वो हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई हमने इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक कवर करना है जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। और ऑब्वियसली बोर्ड के जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम के अंदर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फॉर्मेटिव में से तो क्वेश्चन नहीं आना तो हम उसको स्टडी यहाँ पे भी नहीं करेंगे फिलहाल, बाकी सिर्फ समेटिव टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ बेटा that is known as strong and weak acid. Strong and weak acid, ठीक है बेटा। ये वाला टॉपिक जो है ना बेटा, दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेटिव टॉपिक। ये फॉर्मेटिव है, मैं इसको एफ से लिखता हूँ, फॉर्मेटिव है बेटा। ये सिलेबस का हिस्सा तो है लेकिन बोर्ड में पेपर में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा जो टॉपिक हमने इसमें कवर करना है बेटा दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, ठीक है, वीक बेसिस। ये वाला टॉपिक आपका समेटिव है, इसको हमने पढ़ना है बेटा, ये कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीसरा टॉपिक है बेटा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें बफर सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन है, और इसकी क्या है बेटा एप्लीकेशंस। मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखता हूँ, दिस टॉपिक इज आल्सो समेटिव, ठीक है। ये भी समेटिव टॉपिक है बेटा, बफर सॉल्यूशन वाला। अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो बफर सॉल्यूशन है इसमें हम एक तो पहले बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, इसके साथ फिर हम टाइप्स ऑफ बफर को देखेंगे, और इसके बाद बफर एक्शन क्या होता है इसको हमने डिटेल में देखना है, और फाइनली बफर कैपेसिटी क्या होती है इसको हमने स्टडी करना है। लेकिन जो एप्लीकेशन है उसमें से सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन करना है, 4-5 एप्लीकेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, उनमें से हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन करना है, दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ बाइकार्बोनेट बफर इन द ब्लड प्लाज्मा। जो हमारा रेड ब्लड सेल है या रेड जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन का क्या रोल होता है उसको हमने सिर्फ स्टडी करना है, बाकी तमाम फॉर्मेटिव में है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 हमारा जो टॉपिक होगा बेटा इस चैप्टर का दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी बेटा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या है फॉर्मेटिव टॉपिक है, ये हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना। इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा टॉपिक नंबर 5 दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। कॉमन आयन इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशन है बेटा, दिस टॉपिक इज आल्सो फॉर्मेटिव, ये भी फॉर्मेटिव है बेटा, इसको भी हमने स्टडी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आखिरी एक टॉपिक आता है बेटा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन व्हिच इज नोन एज पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा। इस पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स फैक्टर्स एंड इट्स फैक्टर्स इफेक्ट, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है ना बेटा दिस इज समेटिव टॉपिक, ये वाला हमारा समेटिव टॉपिक है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मेजर टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा, इसमें टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स बनता है। इनमें से आपके पास तकरीबन ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉर्मेटिव है, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी तमाम टॉपिक्स को हमने कवर करना है, और इसमें आखिरी जो टॉपिक होगा बेटा पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड द पार्टीशन लॉ या नल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं इसको,
ये हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और इसके फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स हमने इसके अंदर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट क्या इफेक्ट करती है, या पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या इफेक्ट करती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और साइज का जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, ये हमने डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये फॉर्मेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला सोमेटिक टॉपिक बेटा हमारा दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। देखिए जब भी हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, एसिड हमारा फॉर्मेटिव है, बेस वाला हमारा सोमेटिव है। देखिए जब भी हम बेस की बात करते हैं ना बेटा, तो बेस को हम कैटेगराइज करते हैं बेटा, या बेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं 3 बेसिकली फॉर्म्स में, ठीक है, 3 फॉर्म्स में हम इसको स्टडी करते हैं। वन ऑफ देम इज कि बेस वो केमिकल स्पीशी होती है जो प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव, ठीक है, या क्या करे बेटा, एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव, या फिर क्या करेंगे बेटा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ये 3 कैटेगरी में हम बेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। एक जो OH देता हो बेटा, और दूसरा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो वो भी बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है दैट इज आल्सो नोन एज अ बेस, ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और लेविस कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक बेसिकली ये कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन की बेस पे हम इसको स्टडी करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। देखिए whenever we talk about the strength of a base, then the strength of a base is basically the ability of a base to accept a proton। मतलब किसी भी प्रोटॉन की एबिलिटी, किसी भी बेस की एबिलिटी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस कहलाता है। और जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम होगा वो वीक हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, या सिंपल हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज द एबिलिटी strength of a base is the ability to accept a proton। यहां पे ना बेटा प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब कोई सब्सटेंस कोई भी हो सकता है जो H पॉजिटिव दे सके, या नॉर्मली आपके बुक वालों ने इसको सॉल्वेंट भी लिखा हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बेस की स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस का मतलब क्या है, किसी भी बेस की एबिलिटी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर हम किसी भी बेस की बात कर ले, फॉर एग्जांपल वी हैव अ बेस, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे कोट करूं, फॉर एग्जांपल ये एक बेस है बेटा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। देखिए अगर आप इसको आयनाइज करें ना बेटा, ये क्या बनाता है, सोडियम आइंस, और क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये जो प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव आयन है ना बेटा, इट इज बेसिकली अ ब्रॉन्स्टेड बेस, इट इज बिकॉज दे एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द प्रोड्यूस्ड OH negative ion is called a Bronsted base because it has ability to accept a proton। ये क्या कर सकता है बेटा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे ये जो OH है, दिस OH नेगेटिव, इसको कहीं से भी कोई प्रोटॉन मिले, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म
H2O। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट से अगर ये एक्सेप्ट करे OH नेगेटिव प्लस HOH, HOH इज अ वाटर, ठीक है, और यहां से अगर ये HOH नेगेटिव जो है यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, देन दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, H2O प्लस क्या बनाएगा बेटा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है बेटा, दिस OH, ये जो OH है ना बेटा, दिस इज बेसिकली क्या है बेटा, अ बेस। ये एक बेस है हमारा, एंड दिस बेस हैज एबिलिटी, या दिस सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इसको हम क्या कहेंगे, बेस। और ये जितनी ज्यादा इसकी एबिलिटी होगी, ठीक है, प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करने की, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जितना ये देर से एक्सेप्ट करेगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हम सपोज करते हैं कि एक रिएक्शन है, दैट इज एक बेस है बेटा प्लस वाटर, क्या बना रहा है, BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा एज Kc किसके बराबर है बेटा, Kc वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट divided by molar concentration of the reactants, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट ये है और ये रिएक्टेंट है, तो सो हम क्या कहेंगे बेटा, सो Kc would be equals to क्या होगा, molar concentration of BH positive into molar concentration of OH negative divided by molar concentration of base B into molar concentration of H2O। और we know that कि यहाँ पे जो H2O की कंसेंट्रेशन है ना बेटा, इसको हम कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि ये एक्सेस में होता है, ये कांस्टेंट है बेटा, तो आप इसको ऊपर लेके जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kc would be equal to क्या हो जाएगा बेटा, Kc would be equal to Kc multiply by molar concentration of H2O, this will be equal to molar concentration of BH positive into molar concentration of OH negative divided by क्या होगा बेटा, divided by molar concentration of base, that is B। अब यहाँ पे ना बेटा ये जो आपको नजर आ रही है this one, ये वाला, ठीक है, this is equal to क्या है बेटा, Kb, ठीक है, तो हम इसको Kb कहेंगे, तो this Kb would be equals to क्या हो जाएगा बेटा, Kb is equal to molar concentration of BH positive into molar concentration of OH negative whole divided by molar concentration of B, ठीक है बेटा। यहां पे ये जो Kb है ना बेटा, where Kb is known as dissociation constant, क्या बेटा, dissociation constant of base, या इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी कहते हैं, ठीक है, Kb। याद रखिएगा बेटा कि Kb determine the basicity of a base। किसी भी बेस की ना बेटा बेसिसिटी को ये डिटरमिन करती है, एंड रिमेंबर दैट बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, Kb। जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू बड़ी होगी ना बेटा, ठीक है, Kb की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, बेसिसिटी उस बेस की बढ़ेगी। अब ये जो Kb है ना बेटा, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, Kb की जो वैल्यूज होती है ना बेटा, ये वेरी स्मॉल होती है बेटा, इसलिए हम क्या करते हैं, अट्रम PKb को यूज करते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट नंबर मिले। तो PKb किसके बराबर होता है बेटा, PKb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb होती है। और यहां पे आपने याद रखनी है बेटा कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
क्या होगा बेटा, पी के बी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी बेटा पी के बी की, याद रखिएगा उस बेस की बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके लिए आपकी बुक वालों ने एक एग्जांपल टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कुछ बेस मैंने लिखा है और इनकी के बी और पी के बी वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा डाई इथाइल अमीन, इसकी के बी की वैल्यू भी दिया हुआ है और पी के बी की वैल्यू भी दिया हुआ है। इसी तरह से इथाइल अमीन है बेटा, इसकी भी वैल्यू है। इसके बाद मिथाइल अमीन है, अमोनिया है, इसको कहते हैं पायरिडीन, ठीक है, और इसको हम कहेंगे बेटा अमीनो बेंजीन, या सिंपल हम एनिलीन कहते हैं इसको, ठीक है, अमीनो बेंजीन या एनिलीन। तो इनकी वैल्यूज दिया हुआ है, अगर आप इनकी वैल्यूज देखें, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं, लेट सपोज किसको, एनिलीन, और हम किसको कंपेयर करते हैं बेटा, एनिलीन और किसको कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप जरा गौर से देखें तो अमोनिया, अगर चले हम एक ही वैल्यू देते हैं, पी के बी की वैल्यू देते चले, अब पी के बी की वैल्यू अमोनिया की क्या है 4.76, जबकि एनिलीन की कितनी है 9.37। इसका मतलब यह है कि एनिलीन की पी के बी वैल्यू ज्यादा है अमोनिया के निस्बत। एज ए रिजल्ट अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा किससे, एनिलीन से। तो जो कि मैंने ऊपर अभी रिलेशन आपको बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो इस हिसाब से आपने वैल्यू याद रखनी है। और अगर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर के बी की वैल्यू देखें तो अमोनिया की केस में 1.7 इंटू टेरेस पावर -5 है, जबकि एनिलीन की 4.3 इंटू टेरेस पावर -10 है। तो -10 वाली वैल्यू जो है छोटी है, -9 वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो जो भी के पी की वैल्यू बड़ी होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ नोट की शक्ल में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको नोट की शक्ल में इसको लिखता हूँ बेटा, दैट इज कि अगर हम बेसिसिटी देखें इसमें तो अमोनिया इज मोर बेसिक, या अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू दी क्या है बेटा, एनिलीन, ठीक है, C6H5NH2, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर आप बेसिसिटी कंपैरिजन करें तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिस आपने याद रखनी है बेटा, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स और यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी अमीन की कंपैरिजन करें तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ, देखो इसकी वैल्यू क्या है, पी के बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3.25, जबकि इसकी वैल्यू क्या है 3.02। तो मैंने आपको बताया था पी के बी वैल्यू जितनी छोटी होगी बेसिसिटी उतनी बड़ी होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी जो है वो प्राइमरी अमीन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी हमारे पास क्लियर हो जाती है, ये आपने याद रखनी है। तो बेटा ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने इसको इतना ही तैयार करना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन को भी आपने फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है बेटा, किसी भी जो क्या करता है पीएच को चेंज होने से क्या करता है, रेजिस्ट करती है, इसको पीएच को चेंज होने नहीं देता। आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ सॉल्यूशन whose pH does not significantly change when a small amount of acid or base is added to it। देखो आप ज्यादा एसिड डालेंगे या ज्यादा बेस डालेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्मॉल अमाउंट में पीएच, स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करके देखें तो वो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पीएच को चेंज होने से क्या कर लेते हैं, रोकते हैं, या पीएच को चेंज, पीएच में जो चेंज है उसको वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। एक चीज आपने याद रखनी है कि बफर सॉल्यूशन हमेशा पीएच को कांस्टेंट नहीं रखता। हो सकता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर पीएच को कांस्टेंट भी रखे, लेकिन हमेशा कांस्टेंट नहीं रखता, लेकिन रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट अलग चीज होती है बेटा, कांस्टेंट अलग चीज होती है, ठीक है। मतलब वो 0.001 या 0.009 इस तरह के वैल्यूज के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। इसी को बफर कैपेसिटी कहेंगे, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको। सो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, अ सॉल्यूशन whose pH does not
significantly change when a small amount of acid or base is added to it. ठीक है, is called बफर सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? बफर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है बेटा whose pH does not significantly change when a small amount of acid or base is added to it। ठीक है, is called buffer solution। यहाँ पे एक चीज आपको मैं पॉइंट लिख देता हूं बेटा कि pH does not always constant, हमेशा कांस्टेंट ये नहीं होता। ठीक है, ये आपके बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है बेटा। टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर और दूसरे को हम कहेंगे बेसिक बफर। शॉर्टली देखते हैं इसको भी बेटा। याद रखिएगा एसिडिक बफर क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखता हूं, इट इज अ मिक्सचर है, किस चीज का बेटा? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of it from a strong base, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? वीक एसिड और इसी का ही सॉल्ट जो कहां से आया हुआ है? बेस से आया हुआ है। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा इसमें पीएच जो है ना बेटा वो लेस देन होता है किससे? 7 से। याद रखिएगा, और ये मेंटेन करते हैं बेटा, मेंटेन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो फॉर एग्जांपल वी हैव वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, और इसके साथ अगर हम इसी का ही कोई सॉल्ट ले लें दैट इज सोडियम एसिटेट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जो आपके पास आया हुआ है ना सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना बेटा उसको क्या कहते हैं? एसिडिक बफर कहते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रही है दिस वन, ये कहां से आया हुआ बेटा? देखिए यही जो हमारा एसिटिक एसिड है ना बेटा ये क्या करता है? दिस विल रिएक्ट CH3COOH, ये रिएक्ट करती है किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? NaOH के साथ रिएक्ट करने पे क्या हो जाएगा? ये H यहां से OH को लेगा ये। ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग, यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? दिस प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसिटेट विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉल्ट है जो कि कहां से बना बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर। और बेसिक बफर क्या होगा बेटा? बेसिक बफर क्या होगा? अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस and salt of it from strong acid। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिक बफर कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा बेसिक बफर में पीएच जो है वो क्या होगा बेटा? बेसिक बफर में पीएच इज ग्रेटर देन 7। और याद रखिएगा ये मेंटेन करती है किस चीज को बेटा? मेंटेन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम को मेंटेन करती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लिखे बेटा तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास वीक बेस है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और इसी का ही सॉल्ट ले ले NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और ये कहां से आया हुआ बेटा अमोनियम क्लोराइड? ये इस रिएक्शन से आया हुआ है NH4OH प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे ये जो OH है ना बेटा, दिस OH would react with this H and form H2O and they will finally form, क्या बनाएगा बेटा? They will finally form yes NH4Cl
विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिक बफर आएगा। तो यहाँ पे हमने एसिडिक और बेसिक बफर को डिफाइन किया और साथ में दो सॉल्यूशन, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई थी, इसे मैंने इसको शॉर्ट ही कर दिया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ना बेटे, दैट इज द बफर एक्शन। ये क्या होती है इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें अपना, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।